Good morning, friend. We are discussing about the PT 365 polity section in which they are giving news related to the May 2022 जनवरी 2021 और ये जो है आपके 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और 2021 जनवरी के बाद जो भी महीने फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में जो भी आने वाली होगी तो उसके साथ हम फिर डिस्कस करें। इसमें सिर्फ 50 पेजेस हैं। अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी तरीके से एलाबोरेट वे में दे रखा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से करें। तो देख लीजिए कंटेंट क्या क्या है इसमें। फॉर एग्जांपल पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविज़न है वो दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविज़न कौन कौन से न्यूज़ में रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक स्ट्रक्चर, सेकेंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, क्योंकि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है उनका इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ है तो कंपैरिजन करके बताया गया है किस तरीके से डिफरेंस है प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर हमारे इंडिया के अंदर और यूएसए के अंदर। नंबर थर्ड जो है पार्डनिंग पावर जो गवर्नर की है उसके साथ कंपैरिजन किया गया है प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर होती है पार्लियामेंट से, किसके पास ये ज़्यादा पावर होती है। सेकंड है फिर सब कैटेगराइजेशन ओबीसी की। यहाँ पे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे कि इस तरीके से डिफरेंट कमेटी ने कैटेगराइजेशन की बात की गई। यू नो वेरी वेल, जब भी आप फॉर्म भरते होंगे या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट चलता है। वो हमने हॉरिजॉन्टल कोशिश किया कि जो भी ओबीसी को हमने क्राइटेरिया मतलब और रिजर्वेशन दे रखा है तो वो जो है उसमें जो है हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन कर दिया जाए ताकि जो नीचे के बैकवर्ड है, जो जनरली बैकवर्ड है, फिर सम फॉरवर्ड कम्युनिटी है, उनको जो बैकवर्ड है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। एंड तो ये हमारा इनका मेन एम है। सेकेंड है फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। यू नो वेरी वेल 1963 में एक एक्ट लेकर आया गया था। उसमें ये बोला गया था कि इंग्लिश जो है कंटिन्यू रहेगी, उसका क्या स्टेटस है, कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। और जो अदर रिलेटेड न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिस्कशन किया है तो उससे रिलेटेड हम जानेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट की है, किस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन करती है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आर, यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन आर जो है बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्रोहिबिट कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से, कि टाइम ज़्यादा नहीं था। तो हम पूरी इसकी वर्किंग एंड इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे और किस तरीके से 0R से डिफरेंट है और किस तरीके से ये हमारे रूल और प्रोसीजर बुक में लोकसभा की या राज्यसभा की प्रेजेंट है भी या नहीं, या सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहती है कि इनके जो काम इनको दिया जा रहा है वो बहुत कम हो गया है, तो क्या इस पर हमारी डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और ये भी रीज़न है कि कोविड-19 की वजह से वर्किंग नहीं हो पाई, तो क्या ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, यू नो वेरी वेल, किसका 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है। अब 1 साल से उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई सेशन हुआ ही नहीं, ढंग से हुआ ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि या तो उनको कंटिन्यू करें या फिर जो नेक्स्ट उनका वो कर दिया जाए, इलेक्शन करा जाए, जो भी चूज़ इन करना होता है, और फिर उनको 2 साल के लिए टाइम तक दे दिया जाए क्योंकि कोविड की वजह से कोई टाइम पीरियड हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फिलहाल न्यूज़ में इसको बात की जा रही है कि इसमें जो है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न लेकर आया क्योंकि इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न हम देखने वाले हैं। राज्यसभा इलेक्शन न्यूज़ में है, तो यू नो वेरी वेल बीजेपी वगैरह कहीं जीती हुई तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो 6th शेड्यूल न्यूज़ में है क्योंकि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ऐसा मांग रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में जो है वो दिया जाए, पूरे के पूरे राज्य को 6th शेड्यूल का दर्जा दे दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। बोरिंग पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हमें देखना है। आर्टिकल 370 कि इसका 1 साल कंप्लीट हुआ है तो क्या इसकी एफिशिएंसी रही है, क्या इससे फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इस रिलेटेड क्या प्रोविजन रहे, तो इसके रिलेटेड हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इंटरस्टेट काउंसिल। यू नो वेरी वेल 1990 में बनाई गई थी इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 इसमें प्रोविजन दे रखा है कि हम इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट कन्फ्लिक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यू नो वेरी वेल, ये नीति आयोग का है और इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुई तो वो देखेंगे। नेक्स्ट है जुडिशरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखेंगे क्योंकि जो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ डेट पर्सन, जो लॉयर थे वो भूषण आई थिंक कुछ ऐसे ही करके, तो उनकी वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने जो फ़िलहाल के जो CJI है मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने उनको ₹1 का फ़ाइन किया, तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया। क्या इसका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलते हैं, क्या क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, क्या सिविल कोर्ट है, क्या डिफरेंट है, कौन कौन इसको इशू करने की पावर रखता है और कहाँ से ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है या कहीं भी डिफाइन भी किया हुआ है, तो ये हम पूरी को जानने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म है इन्वेस्टिगेशन करने का, किस तरीके सुप्रीम कोर्ट जज का हुआ है। नेक्स्ट है ई लोक अदालत है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। ई लोक अदालत जो 1987 में आई थी, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। और छत्तीसगढ़ पहली स्टेट बनी जिन्होंने ई लोक अदालत का कंसेप्ट वो हमारे सामने लेकर। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड कंसेप्शन इन न्यूज़ है। नेक्स्ट इलेक्शन से साइमल्टेनियस। नेक्स्ट यू नो वेरी वेल, हमेशा प्राइम मिनिस्टर जब भी उनको बोलने का मौका दिया जाता है तो हमेशा बोलते हैं। अब की बार भी 2019 में जब वो जीत कर आए 2020 में उन्होंने बोला है कि वो साइमल्टेनियस की पिचिंग की दोबारा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, किस तरीके से इसके प्रोविज़न है वो देखेंगे, कैसे फ़ायदा है नुकसान है, वो मेंस का टॉपिक है। वोटिंग राइट टू NRI क्योंकि कोविड की वजह से ये बढ़ा दिया गया है। एंड नेक्स्ट है डिलिमिटेशन कमीशन,
ये फिर से जो सेंसस है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है, क्योंकि फिलहाल तक हमने डिबार कर दिया गया 2026 तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो स्टेट जब छूट गए थे या फिर उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है वो देखेंगे, क्यों न्यूज़ में ये भी देखें। राइट टू रिकॉल, ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया है कि वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में राइट टू रिकॉल का प्रोविज़न है। इसमें क्या होता है कि 50% जब 2.5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 50% को लिखित में देने की, जो हमें चूज़ किया हुआ बंदा है वो पसंद नहीं आया तो उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। ये है, यही कंसेप्ट है राइट टू रिकॉल का। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो स्टार कैंपेन इलेक्शन में रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पार्टी के लिए हम जानेंगे इलेक्शन एक्सपेंडिचर क्या क्या हो रहे हैं। ए वेब एक न्यू इनिशिएटिव है जो एक ये मतलब सभा से है, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे इकट्ठे, ये सबसे लार्जेस्ट बॉडी इन केस ऑफ द इलेक्शन, और वो जो हमारे डेमोक्रेसी से वो हमारे इलेक्शन करने की प्रोसीजर से हेल्प ले सकते हैं। ओपिनियन एंड एग्जिट पोल, इसके बारे में जानेंगे। लास्ट 6 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो अब की बार पारित किए गए हैं। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट, पिछली बार भी न्यूज़ में था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, फकरा एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, और किस तरीके से रेगुलेट करेगा एनजीओ को। नेक्स्ट है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020। अदर इंपॉर्टेंट बिल जो है इस रिलेटेड जो भी होगा वो हम जानेंगे। जो 7th टॉपिक है वो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाए गए हैं ताकि ट्वाइस ईयर में जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, वो एक बैंकिंग के लिए एक ही चीज़ एक ही एजेंसी के अंडर ही है। जैसे एनटीए बनाया गया है साइंस स्टूडेंट के लिए, उसी के लिए ये है एनआरए। नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन, नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। डाटा रीजन न्यूज़, सीवीसी न्यूज़ में है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिको एनसीआरबी की, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग वगैरह हो रही है तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज़ न्यूज़ जो भी रही होगी तो जानने की जो कोशिश करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, आधार जो न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है। मिशन कर्मयोगी, ये जो है सिविल सर्वेंट के आफ्टर किस तरीके से मतलब जो ट्रेनिंग दे दी जाती है, जब वो काम भी करना स्टार्ट कर लेते हैं, सर्विस में आ भी जाते हैं, उनको किस तरीके से डिसिप्लिन में रखा जा सके, किस तरीके से वो पढ़ने की जो हैबिट उनको जो है उनकी तरफ प्रोत्साहित करें, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उससे रिलेटेड। आफ्टर यू गेट रिक्रूटिंग इन द यूपीएससी थ्रू यूपीएससी सीएससी एंड इफ़ यू बिकम IAS IPS है सेक्टर। नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग एक्ट। नेक्स्ट है IPC एंड CRPC, वन नेशन वन राशन कार्ड, रेगुलेशन बिग टेक कंपनीज, इंटरनेट शटडाउन। नेक्स्ट डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स एंड नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। बहुत छोटी न्यूज़ है, इसको हम सारी जानेंगे। ये लास्ट में जितने भी एस्पेक्ट है जो गवर्नेंस के वो यहाँ पे दे रखे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट थिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा था बेसिक इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम जानने वाले थे। पहला है बेसिक स्ट्रक्चर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों आया है, फिर जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और अब तक किस किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और किसके पास ये पावर है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है बोल सकता है, मतलब कन्फाइन कर सकता है, और क्या इसकी रेलेवेंस है या फिर क्या इसके आउटकम है। लेट्स सी द थिंग। न्यूज़ में इस वजह से आया है जिन्होंने केशवानंद भारती, एक लैंडमार्क जजमेंट था, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे जो केशवानंद भारती हैं वो एक हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं स्टेट ऑफ केरला से। उन्होंने एक अपील दायर की थी, उसी से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न आए हैं, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस पास हुए हैं तो इस वजह से ज़्यादा इसकी रेलेवेंस बढ़ रही है, उसी के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस, तो इस वजह से बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पहला ही कंसेप्ट है। बात कर लेते हैं अब केशवानंद भारती केस के ऊपर। क्या कहा था उसने? केशवानंद भारती जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था। केस डील करते हैं हमारे पिटीशन जो पहली बार केरला स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हुई थी, जिसमें जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1963 है उसका गलत यूज़ किया जा रहा था। यू नो वेरी वेल। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जब हमने 1978 को ये फंडामेंटल राइट से हटा के दूसरे केस में, मतलब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में रखा है 300A में, राइट। तो उससे के बाद में ये फैसला आया, लेकिन उससे पहले 1963 में फॉर द पर्पज़ टू गेट लैंड एंड यूज़ फॉर मेकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो केरला गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही थी, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। लेट्स सी। चैलेंजिंग जो कंपल्सरली गवर्नमेंट जो थी केरला की वो लैंड एक्वायर कर रही थी, वॉयलेशन माना जा रहा था हमारा आर्टिकल 25 का, जिसमें रिलीजियस फ्रीडम की बात की थी, 26 का जिसमें पूरे जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिलीजन की फ्रीडम की बात की थी, आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात कर ले रहे जो केस जो है 13 जज बेंच
ने इसको हेयर किया था। यू नो वेरी वेल कि जब भी हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे जो मिनिमम मेंबर होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई फैसला मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वो 5 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज तक की सबसे बड़ी जो जजमेंट जूरी बिठाई गई थी जिसमें 13 मेंबर थे, और ये डिसीजन पता है कि भारतीय का 7-6 की मेजोरिटी से है। मतलब 7 ने बोला कि जो भी प्रोविज़न है वो सही है, 6 ने बोला है वो डिसेंट थे। मतलब इतना कम कंपैरिजन, इतना कंपटीशन यू कैन से। द केस वाज heard by the bench of 13 judges, the judge formed in the Supreme Court. As hearing proceeds, the scope of the case was expanded to address the following. तो जब बात की गई केशवानंद भारती केस था, ये जनरली लैंड एक्वाइजेशन रिपोर्ट से रिलेटेड, बट बाद में कुछ एस्पेक्ट जो इंटरप्रिटेशन गोलकानाथ केस ने दी थी 1957 में, आई थिंक सो, और इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 368 में किस तरीके से मिनिमाइज या फिर बिल्कुल ही पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी, वो किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 13 को अंडर की। नेक्स्ट है वैलिडिटी, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से थी, जिसमें सेकंड एंड थर्ड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसको भी चेक, लिटमस टेस्ट था ये इन सब प्रोविज़न के लिए, क्या ये हमें DPSP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे फंडामेंटल। क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट, जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट था पहले हुआ करता था, फॉर एग्जांपल 19 आर्टिकल में दिया गया था 19 क्लॉज जी में, क्या वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पूरी सोसाइटी का वेलफेयर करना। तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। DPSP जो वेलफेयर पॉलिसी भी कह सकते हैं आप उसको, फंडामेंटल राइट है। अब बात कर ले, ये तो थी हमारी परिभाषा ऑफ केशवानंद भारती केस, लेकिन जो वेरियस एलिमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर से, वो अब तक की क्या रह चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट 24 मार्च 1973 जब केशवानंद भारती का ये जजमेंट आ गया, वहाँ से लागू होते थे। मतलब इससे पहले जितने भी कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, जितने भी पार्लियामेंट ने कुछ अमेंड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी लॉ बनाए, उसको चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं 24 मार्च 1973 के बाद जितने भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए, तो वहाँ को पे लिटमस टेस्ट हो सकता है केशवानंद भारती केस के हिसाब से कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो हनन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहला है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड है एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन। नेक्स्ट द मैंडेट टू वेलफेयर स्टेट, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएं। हमारी सुप्रीम जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी गवर्नमेंट आए और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे। नेक्स्ट है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक, ऐसा नहीं है कि कोई आज जैसे कोई मोनार्क आ जाते हैं कि हाँ भाई मोदी जी की फैमिली को हमने बना दिया यहाँ का बादशाह, उसकी मदर को बना दी मोनार्क, या फिर कह सकते हैं प्रेसिडेंट, जिस तरीके से हमारा कहाँ पे होता है, UK में होता है या फिर जापान में होता है, यू कैन से। तो यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इस वजह से ही ये सब, यार ये रेड नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, सेकुलर जो हमारा R बोमई केस है उससे रिलेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये भी हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये आर्टिकल 50 में भी दिया गया है, राइट। ओके, यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी जो है हमारी नेशन की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पावर एंड जुडिशियल रिव्यू जो है, ये जुडिशरी की, ये भी एक जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्मनी बैलेंस बिटवीन FR-DPSP, ये भी फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि हमें हार्मनी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कभी कभी DPSP ज़्यादा ओवर पार कर लीजिए, फंडामेंटल राइट को साइड में ही रख दे, ऐसा नहीं हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा नहीं कि हम प्रेसिडेंटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, हर एक स्टेट इक्वल है, उसके स्टेट के हिसाब से पॉपुलेशन के मायने दायर करते हुए विदाउट एनी जेपरडाइज और पैराडाइज और बायस के साथ हम किसी भी स्टेट को ज़्यादा या कम एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जुडिशरी जो NJAC था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी वजह से नल एंड वाइड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा था। ये भी याद रख सकते हैं। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात है कि लिमिटेड पावर है, किस तरीके से लिमिटेड कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सेकंड थिंग बेसिक स्ट्रक्चर का जो लिटमस टेस्ट है उसको भी पास करना होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करने हैं या फिर कोई भी पार्ट जो पार्लियामेंट है वो चेंज करना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन का। इफेक्टिव के एक्सेस टू जस्टिस भी एक पार्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर था, या जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दे रखी है रिट इशू करने की, आर्टिकल 32, 130, 141 एंड 142, ये भी पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। लाइट ऑफ द हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 226 एंड 2627, तो ये जरूरी नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात कर ले किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन का जो ईजाद हुआ। पहले आया था शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस। उसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट एंड आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बोला गया। अब क्या हुआ,
पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी पावर आ गई कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बात आए फिर गोलकनत 1967 में गोलकनत केस। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे रखा है किस तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को, बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है। मतलब सिर्फ लिखा है किस तरीके से अमेंड करना है, बट ये किसको पावर दे रखी है, स्टेट को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को या जुडिशरी को, ये वहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ प्रोसीजर लिखा है। तो ये बोला था गोलकनत केस में, और उसने बोला था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। येस वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द पार्लियामेंट इज़ नॉट enough power that are given itself in the content constitution that it can change। नेक्स्ट आता है फिर 1971 मतलब इसी के बाद क्या हुआ, गोलकनत केस के बाद जब जुडिशरी ये बोला तो उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट थी, आई थिंक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उनका दिमाग ठटका। उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर लिखा हुआ था वो खुद से पार्लियामेंट से पास करवा के वहाँ पे लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया, एक लॉ बना दिया गया अंडर आर्टिकल 368 इटसेल्फ। मतलब इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके वहाँ पे अमेंड नहीं कर सकते, बट इन्होंने 368 आर्टिकल का यूज़ करके वहाँ पे पार्लियामेंट डाल दिया। अब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिर आया 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया, सेक्शन 2 कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न कर्टेल कर दिए गए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एंड यहाँ पे जो है डीपीएसपी को ले आकर आया गया ताकि लेकिन फंडामेंटल राइट को पीछे छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से 39 क्लोज बी एंड 39 क्लोज सी जो डीपीएसपी का पार्ट है वो डाला गया। ठीक है, और इनको जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से भी दूर रखा। बात करते हैं अब 1972 में किस तरीके से 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इसमें जो है 2 रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो लैंड से रिलेटेड थे वो 19th शेड्यूल में ऐड किए गए। मतलब देखो 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आई थिंक ऐड किया गया था। एंड दैट केस इज़ श्याम प्रसाद मुखर्जी, कुछ ऐसा ही केस था 1951 में ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फर्स्ट शेड्यूल वहीं पे ही डाला गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं 1973 की, केशवानंद भारती केस है जो जिसके बारे में हम डिस्कस करें। एंड देन करंट क्या क्या डेवलपमेंट है। अब बात करें केशवानंद भारती केस की, तो कौन कौन से ऐसे केसेस हुए हैं जिसने इस फिलोसफी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। तो पहला केस है मिनर्वा मिल केस जो 1980 में आया था। एसआर बोमई केस जो 1992 में आया था, जिसमें ये बोला गया था सेकुलरिज्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। IR को होलो केस जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिलेटेड था, तो ये हमने जाना है। ठीक है, क्या याद रखोगे आप, अगर मान लीजिए जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल 1961 1965 का केस, एक को याद रख लेना कोई बात नहीं। गोलकनत केस ये जरूरी क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट के पार जो है पावर नहीं रही थी, वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बात 29th केस की, ये याद रखो ज़रूरी नहीं है। मुकेशवंत भारती केस किस और अदर आर्टिकल ने कौन कौन से और केसेस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन। आउटकम क्या रहा है केशवानंद भारती केस को जान ले रहे हैं। अपहेल्ड किया उन्होंने वैलिडिटी जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी, जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर आई थी, या फिर कि वो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही लिखा था कि जो प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस प्रोसीजर को यूज़ करके पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है विद द कंडीशन दैट द अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर। लेकिन ये जो है एसेंशियल फीचर जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेस है वो चेंज नहीं कर सकते। दिस कम टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो ये था हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट जजमेंट ऑफ द गोलकनत केस। गोलकनत केस को भी यहाँ पे करेक्ट किया था क्योंकि गोलकनत केस के हिसाब से बोला था कि आर्टिकल 368 का यूज़ करें, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो इन सब चीज़ को चेंज कर सके। बट इन दिस केस जस्ट बट अभी जो ये केस है केशवानंद भारती केस, उन्होंने बोला कि यस पार्लियामेंट के पास कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव पावर है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज नहीं कर सकती है। बात कर ले अदर जजमेंट ही, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया जो 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो जो है ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको हनन करता है, लेकिन डीपीएसपी जो लार्जर इंटरेस्ट है सोसाइटी का वो कंप्लीट करता है। तो इस वजह से ये जो है बैलेंस है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने आर्टिकल 39B और C डाला था, और ये हमारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 एंड 15 का हनन किया। आई थिंक दे भी रखा है इन्होंने आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल नहीं ये मेरे हिसाब से ना लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। एनीवे लेट्स सी। तो ये इसी के साथ हमारी जो पहली न्यूज़ है वो ख़त्म होती है, अदर जजमेंट इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी पहली जो न्यूज़ रिलेटेड थी कॉन्स्टिट्यूशन से वो ख़त्म होती है। इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये जो वीडियो है वो कम ड्यूरेशन की आएगी ताकि आप देख सको। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।